कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्टैटिक की क्लास 2 है। क्लास 1 मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराई थी और आप लोगों ने बखूबी उस क्लास को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, क्लास 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पद की शपथ एवं त्यागपत्र। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं और राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन डीपली नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे पॉलिटी में। ठीक है, आज सिर्फ पद की शपथ एवं त्यागपत्र पढ़ेंगे, इनको ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने लिखा है नियुक्ति। राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके समक्ष होती है ना, किसके समक्ष होती है और राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देंगे। तो आप थोड़ा देख लीजिए, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होती है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो ज्येष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, जैसा कि साथियों अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति किसके समक्ष अपने पद को धारण करते हैं? तो देख लीजिए, राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित करेंगे तो उपराष्ट्रपति उस व्यक्ति के समक्ष भी अपने पद को नियुक्त कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। अब पढ़ेंगे हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। इनका भी सेम यही है उपराष्ट्रपति की तरह कि राष्ट्रपति करेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं करना चाहें या वो अनुपस्थित हो या मतलब कोई कैसी भी कंडीशन हो तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर देंगे जिनके समक्ष ये लोग अपनी शपथ ले पाएं। ठीक है, अगला है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं किसके समक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं? तो वो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। साथियों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राज्यपाल किसके समक्ष अपने पद को ग्रहण करते हैं। तो आप देख लीजिए, ये उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद को ग्रहण करते हैं या वाली कंडीशन जब आती है जब ये इनके समक्ष अपने पद को ग्रहण नहीं करते तब। ठीक है, या उनकी इनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करते हैं। राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अब ये दो कंडीशन आप देख पा रहे हैं, ये केंद्र की है, ये राज्य की है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो किसके समक्ष अपने पद को ग्रहण करते हैं? तो वो राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद को ग्रहण करते हैं। और राज्य की मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष अपने पद को ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों, अब हमको अगला पढ़ना है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसे कैग बोलते हैं, शॉर्टकट में CAG। ठीक है, तो ये किसके समक्ष अपने पद को धारण करते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है जो संसद सदस्य होते हैं ये भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति के समक्ष अपने पद को धारण करते हैं। देखो एक कंडीशन और समझ लीजिए, बात आपके केंद्र की आएगी तो राष्ट्रपति के समक्ष और राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, देखो यहाँ देखो, राज्य के विधायक
किसके समक्ष अपने पद को ग्रहण करते हैं? तो देख लीजिए, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब देखो, उच्च न्यायालय स्टेट में ही तो आता है, राज्य में ही तो आता है, तो ऑफिशियली किसके समक्ष अपने पद को धारण करेंगे? राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है साथियों, अब आपको पढ़ना है पद कि कौन किस पद पर है और कौन किसको त्यागपत्र देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्यपाल के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि वो अपने शपथ की जो नियुक्ति लेते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। अगर वो एब्सेंट हों तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष ये अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो शपथ किसके सामने लेते थे? राज्यपाल के सामने। ठीक है, लेकिन त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, और राज्य के उपसभापति किसको देंगे? सभापति को त्यागपत्र देंगे। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद के सदस्यों के बारे में कि ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ये या तो राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं संसद के सदस्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में और विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। इनको याद करना बहुत ही सिंपल है, तो देख लीजिए एक बार, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, मतलब ये इनको दे देंगे और ये इनको दे देंगे अपना त्यागपत्र। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष देंगे विधानसभा के उपाध्यक्ष को और विधानसभा के उपाध्यक्ष देंगे विधानसभा के अध्यक्ष को। ऐसे ही आपका विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को देख लीजिए। विधान परिषद के जो सभापति हैं वो उपसभापति को अपना त्यागपत्र देंगे और विधान परिषद के जो उपसभापति हैं वो सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरा लोक सेवा आयोग। तो आप देख लीजिए, जो संघ आयोग है या संयुक्त आयोग, इनके जो सदस्य होते हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य में अब बात आती है राज्य आयोग की। ये केंद्रीय आयोग की बात है, ये राज्य आयोग की बात हो रही है। ये राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस सेट में देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप सोचते हैं, अब आप ये क्लास ले रहे हैं तो आप फिलहाल भी सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो उसमें आया था, है ना। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी सेशन होता है आपका इम्पोर्टेंट होता है। सेशन को आपको मन से, दिमाग से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही, हमें रटनी तो नहीं है, ठीक है, कुछ अपवाद में कंडीशन हो जाती हैं जो याद नहीं हो पाती, तो उन्हें सुबह शाम लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी पढ़ाया हुआ है उसका रिवीजन साथ के साथ करते चलिए। अगर आज मेरा स्टैटिक की क्लास 2 है तो क्लास 1 को भी आपको रिवीजन करना है। ये नहीं क्लास 2 है तो क्लास 2 ले ली, लिख ली, हो गया, आगे वाली क्लास पे पढ़ते जा रहे हैं, क्लास को भूलते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा थोड़ी ना करना है। हमें जितना पढ़ना है उस सब का रिवीजन साथ के साथ करके चलना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ। और आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको वीडियो पसंद नहीं आती? वीडियो लाइक करने का कोई रीज़न है, एक रीज़न है, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर, प्राकृतिक अम्ल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल एसिड। ठीक है, नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक तरफ मैंने स्रोत लिखा है, एक तरफ मैंने प्राकृतिक अम्ल लिखे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी, बताओ दूध में कौन सा अम्ल होता है?
तो आप कह दोगे, अगर आपको याद है तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए एसिटिक अम्ल किसमें होता है, तो आप बता दोगे सिरका में। जब आपको कोई चीज़ पता होगी तभी तो बता दोगे, तभी तो कह रही हूँ कि जो भी पढ़ाया जाए इम्पोर्टेंट है। जब आप मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाओगे तब आपको हर एक क्वेश्चन की जो कीमत है वो समझ आ जाएगी। तो चलो देख लेते हैं, दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है। तो ये दूध और दही में बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। बिच्छू और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? जैसा कि इमली और अभी हम लोगों ने देखा था इमली को और अंगूर को, तो उसमें टार्टरिक अम्ल था। लेकिन इसने पूछा है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, तो ये साइट्रिक अम्ल है। घास में कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, और जो मूत्र होता है उसमें यूरिक अम्ल होता है। अब आपका लास्ट सेशन है, उससे पहले आप एक बात सुन लीजिए मेरी, कि जैसा कि आप देख रहे हैं प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि मैं बहुत सारी लिखाऊंगी, लास्ट सेशन है तो ऐसा कुछ नहीं है। हर क्लास में आपको 5 पुस्तक एवं लेखक याद करने को दिए जाया करेंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आपके दिमाग में रहें, याद रहें। वो कैसे? जैसे कि अब देखो आज की क्लास लोगे, मैंने आपसे बोला कि आपको स्टैटिक 1 का भी रिवीजन करना है, तो उसमें ये रहेगा कि स्टैटिक 1 तो आपके दिमाग में रहेगा। जब मैं क्लास 3 चलाऊंगी कल, है ना, स्टैटिक की, तो आप क्लास 2 का रिवीजन करके आएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। फिर क्लास 3 में 5 और पुस्तक लेखक लिखाए जाएंगे। फिर क्लास 4 चलेगी तो 1 से लेकर 3 तक आप करोगे। मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में इस प्रकार बैठ जाएंगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक साथ याद कराऊंगी तो आप सोचोगे, चलो मान लो मैंने क्लास 2 में ही इनको पूरा फिनिश करा दिया, फिर आप क्या सोचोगे? जब आपकी क्लास 5 चलेगी तो आप क्लास 4 को ही तो लोगे, है ना। मैंने खुद ही बोला है कि एक क्लास पहले आपको ज़रूर लेनी है। लेकिन अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जो भी आपकी क्लास चल रही हैं, पिछला जो भी कराया है वो पूरा आपको रिवीजन करना है हर हालत में, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक तरफ मैंने पुस्तक लिखा है, एक तरफ मैंने लेखक लिखा है, ठीक है। तो पंचतंत्र इतनी बार पेपर में आई है, बता नहीं सकती मैं। पंचतंत्र, हुमायूंनामा, यामा, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, ये 5 ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, हुमायूंनामा के हैं गुलबदन बेगम, यामा लिखाया था ना महादेवी वर्मा, अर्थशास्त्र के हैं चाणक्य, मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त, ठीक है। तो साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए जय हिंद।